मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आखिरकार वो दिन आ गया है जिसका इंतजार बेसब्री से उत्तर प्रदेश की जनता और नेता नगरी को था। बता दें, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और इस सियासी रेस में कौन कितना आगे है ये लगातार हम आपको दिखाएंगे भी। इसके साथ ही हमारे साथ दो सहयोगी हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य कंपटीशन था वो दो ही पार्टियों के बीच में चला आ रहा था लगातार, समाजवादी पार्टी और भाजपा। और इन दोनों ही पार्टियों ने ये दावा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में ये बना रहे हैं। क्या रुझान है, रुझान में कौन कितना पीछे है और क्या कारण है, इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कहाँ चूक हो गई, क्या कमी है, क्या कारण है? देखिए, दोनों पार्टियां जिस तरीके से बहुमत सरकार बनाने का दावा कर रही थी, अभी 2 दिन पहले एग्जिट पोल को लेकर के भी काफी बहस हुई कि ये एग्जिट पोल हम लोगों ने जो दिखाया था फर्जी है, तमाम ऐसी तमाम की भ्रामक चीजें उठाई गई। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के बजाय जो आज के नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित कर रही है, यानी कि कहा जाए तो 300 आंकड़ा पार कर रही है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल इतर जा रही है, पीछे जा रही है। वो 100 यानी 135 सीटों पर सिमट कर रहती हुई दिख रही है, जो अभी तक के नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान चल रहे हैं। रह गई बात समाजवादी पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी कि पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं, यानी अभी कुछ ही घंटों बाद समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी चूक समाजवादी पार्टी में हुई वो सबसे बड़ा कारण रहा है गठबंधन। जो लोगों का मानना है, क्योंकि हम लोगों ने क्षेत्र में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी चुनाव के दौरान, पूर्वांचल में हम लोगों ने गया, इधर मध्य गया, हर जगह हम और आकांक्षा जी ने इन सब चीजों को देखा। जनता के बीच यही सब रहा कि भैया अखिलेश यादव अगर सिंगल लड़े होते, अकेले लड़े होते तो बहुत अच्छा बेहतर उनको रिस्पांस मिलता, लेकिन ये गठबंधन कर लिए, इससे गड़बड़ हो गया। तो मतलब धर्मेंद्र जी, ये मान लिया जाए कि गठबंधन से नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है? बहुत ज्यादा गठबंधन, क्योंकि जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, रुझानों में पीछे चल रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, यही तो सबसे बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी से जो मंत्री रहा, जो विधायक रहा, वो पार्टी से नाराज रहा और समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गया। तो आप जरा सोचिए, जो 4 साल से 5 साल से लगातार समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहा हो, जनता के बीच में बना हो, पार्टी उसे उम्मीद दी है कि भैया हम आपको टिकट देंगे, लेकिन अदर पार्टियों से आए हुए नेताओं को जब टिकट दिया जाता है ना, तो शिवांगी जी स्थानीय तौर पर देखा जाता है तो उनका विरोध होता है और उन्हीं पार्टी के लोग उनका विरोध करते हैं। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो है ये आपके राजभर हो, यानी तमाम ऐसे जो मंत्री और विधायक गए समाजवादी पार्टी में, उनका स्थानीय विरोध तो था, लेकिन वो विरोध पब्लिक प्लेस यानी कि मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहता, स्थानीय विरोध था। जैसे कहते नहीं है कि धीरे धीरे अंदर पूरा कला खेल गए और जो है आज इसका परिणाम वही हुआ। आप बताइए, 4 साल 10 साल 5 साल से जो पार्टी के लिए बाकायदा काम कर रहा हो, उसको टिकट न दे करके इन पार्टी से बगावत करते हुए नेताओं को टिकट दे दिया जाएगा तो कितना वर्चस्व काम होगा। रह गई राजभर की, राजभर के साथ इन्होंने गठबंधन किया, ये भीड़ तंत्र को देख कर तो गठबंधन कर लिए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि उस समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और लहर के बीच वो समाजवादी ये आपके राजभर चुनाव जीते थे। तो वो लहर तो इस बार दिखा नहीं, न भारतीय जनता पार्टी का दिखा, न समाजवादी पार्टी का दिखा। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि गठबंधन से उनको भारी नुकसान हुआ। सबसे बड़ी जो बात उसमें निकल के आई, जो स्थानीय लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि भैया राजभर किसके वोटर हैं? हमेशा वो तो दलित समुदाय के लोग बात करते हैं, अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं। आकांक्षा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आकांक्षा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की रैली में, अखिलेश यादव की रैली में जो हुजूम दिख रहा था, जो भीड़ दिख रही थी, उसके हिसाब से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जयंत चौधरी का साथ मिल गया, इस वजह से किसानों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो रुझान है, रुझान में काफी पीछे चल रहा है अखिलेश यादव। तो क्या लग रहा है कि जो मतलब एग्जिट पोल भी आए थे उसका भी विरोध लोगों ने किया था, ईवीएम पर बात उठी थी, समाजवादी जो कार्यकर्ता थे वो ईवीएम का भी विरोध कर रहे थे। तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम लोग जनसभाओं की भीड़ की बात करें तो भीड़ तो बीजेपी की रैलियों में भी होती थी और वही भीड़ हमने समाजवादी पार्टी की भी रैलियों में देखी है। लेकिन सिर्फ बदलाव किसमें होता है? सिर्फ झंडे में और नेताओं में, क्योंकि वो वही भीड़ होती है और वो समय होता है जब जनता ये सोचने के लिए उन भीड़ में शामिल होती है कि आखिर हमें मतदान किसके लिए करना है, किस पार्टी को सपोर्ट करना है और सत्ता में किसको लाना है। और अगर बात रही एग्जिट पोल की और ईवीएम की, तो उस मुद्दे पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी पार्टी हारती है
वो हमेशा से ही ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है, क्योंकि जब 2017 से पहले जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब भी वो बहुमत से सत्ता में आए थे, तो तब भी ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, और जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी फिर भी ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन इस बार अगर हम आज की 10 मार्च की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा जो था महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस बार पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि बीजेपी और सपा में कौन आगे आएगा या कौन आगे आके सत्ता में आने वाला है। लेकिन जो आज का हम अभी रुझान देख रहे हैं उसमें अखिलेश यादव काफी पीछे हैं, और जो एग्जिट पोल की सच्चाई थी वो एक तरीके से सच हो गया, क्योंकि बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है और 300 सीटें पार करने का अनुमान अभी से लगा दिया गया है। क्या लगता है जो पिछली बार 2017 के जो आंकड़े आए थे, जो 312 सीटें लगभग जो बीजेपी को मिली थी, इस बार क्या लग रहा है 300 पार होगा या 300 के पहले ही बीजेपी की जीत निश्चित हो जाएगी? बिल्कुल हो सकता है, अभी के जो हम रुझान देख रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल हो सकता है कि बीजेपी 2017 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो जब तक सपा ने टिकट नहीं दिया था प्रत्याशियों को, उससे पहले ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी है वो बहुत ही मजबूती के साथ इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन जब उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया, भले ही वो अपनी स्थानीय जगहों पर वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जो एक पार्टी पर असर पड़ता है वो उनके व्यक्तित्व है, जो उनका अभी तक का चीजें रही है सत्ता में रहने के बाद विधायक बनने तक, उसका काफी असर पड़ता है। और आज के जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ पिक्चर क्लियर हो रही है कि टिकट देने के बाद से और टिकट देने के पहले में जो अंतर था समाजवादी पार्टी में वो खुलकर आज सामने आ चुका है। अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की, कि एक गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और एक करहल से लड़ रहे हैं, तो दोनों में मतलब अपने अपने जगह पर कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है धर्मेंद्र जी? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, ये बड़े नेता होते हैं जी। और ये आप मान चलिए किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, इनको जीत सुनिश्चित है, जीतते हैं। और ये भी कह सकते हैं अच्छे वोटों से जीत होती है, क्योंकि वहां की पब्लिक भी कहती है ना कि हमारे यहाँ से तो भैया फला मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब ऐसे सिंपैथी होती है, लोगों का टैग होता है, इसलिए तो बढ़त तो होती है। और सवाल ये भी है कि वो चुनाव भारी मतों से जीतते हैं। करहल की रह गई बात, करहल में समाजवादी पार्टी जिस स्थान से चुनाव लड़ रही है वहां यानी कि उनके वर्ग का वोट अधिक है, और वहां बहुमत से जो वोट कहने का मतलब बहुमत साबित कर सकते हैं अखिलेश यादव, उस विधानसभा में अच्छे वोटों से वो जीत रहे हैं। रह गए गोरखपुर की, गोरखपुर से भी योगी आदित्यनाथ अच्छे वोटों से जीतेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रह गई, ये लोग बड़े नेता हैं, ये लोग चुनाव में जीत सुनिश्चित है करेंगे, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पार्टियां कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं, सवाल उस पर उठने लगता है। अब ये बताइए कि जिस पार्टी ने दावा किया, जिस पार्टी ने भीड़ देख ली, उस भीड़ को देखा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार आ रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि कार्यकर्ता और मतदाता दोनों में अंतर होता है। पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के लिए भीड़ तंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो मतदाता होते हैं, जो मत करते हैं, वो गांव में रहते हैं, वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अगर पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो उसके घर में 10 वोट या 5 वोट वो जो है मतदाता होंगे, तो आप इससे आकलन नहीं लगा सकते, क्योंकि भीड़ तो वही है ना, झंडे अलग अलग हो जाते हैं। जो मुख्य सर कंपटीशन था वो दो पार्टियों में जरूर था, लेकिन जो चुनाव था ओवरऑल वो तो तमाम पार्टियों में हो रहा था। तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी अपनी जमीन तलाश पाई है कि नहीं प्रदेश में? देखिए, बड़ी जो स्थिति रही बसपा सुप्रीमो मायावती की रही हो, जो आम आदमी, देखो आम आदमी पार्टी अभी यूपी में जो है उस तरह से नहीं हो पाएगा उसका प्रचार प्रसार, लेकिन आने वाले दिन में उसको बेनिफिट मिलेगा। रही कांग्रेस को, कांग्रेस जिस सिस्टम से चली, कोई अपना मतदाता वोट व्यर्थ नहीं करना चाहता। वो सोचता है हम किसे वोट दे रहे हैं, किसे जिताएंगे, सत्ता किसकी बन रही है, तो इस मोटिव के हिसाब से वो वोट करता है। पब्लिक भी जान रही थी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा है, ये दो पार्टियां अच्छे से चुनाव लड़ रही हैं, सरकार पक्ष विपक्ष में ये है, तो उस हिसाब से मतदान किया। जो बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा इस चुनाव में हुआ वो बसपा सुप्रीमो मायावती के वोटरों से हुआ है। मायावती के जो वोटर थे वो कहीं न कहीं बीजेपी को अब की 20% जाते हुए दिखे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट मिल रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज था वो पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, और भी जो नाराज थे वो कहीं ना कहीं जाते वक्त फिर भी बीजेपी को वोट दे दिए।
एक अहम सवाल धर्मेंद्र जी ये रहा कि जो राजभर का गठबंधन था, अखिलेश यादव राजभर का गठबंधन था, उससे राजभर की ओर से अखिलेश यादव को कितना फायदा हुआ है या अभी तक सिर्फ नुकसान ही झेल रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, गठबंधन होने के बाद जी जो समाजवादी पार्टी को लॉस हुआ जी। है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा रहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सभी जातीय धर्मों को तो इकट्ठा करते जी। रहे, लेकिन राजभर आकर के जो कहा है ना, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, इस तरह से उन्होंने गालियां देना शुरू किया। जो वो जोड़ते रहे उससे वो भागते रहे। अब ये इतने द्वेष फैला दिए, इन्होंने हमेशा दलित समाजों को अपने ही उसको लेकर के हमेशा बात करते रहे, तो कहीं ना कहीं इससे जो समाजवादी पार्टी जिनको जोड़ती रही, ये उससे ऐसे विवादित बयान देते रहे कि लोग उनसे हटते रहे। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा जो लॉस हुआ है समाजवादी पार्टी को ओम प्रकाश राजभर के शामिल होने से हुआ है। आखिरी सवाल मैं आपसे धर्मेंद्र जी करना चाहूंगी कि जैसे 2017 में चुनाव के समीकरण बने थे, चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को जीत हासिल हुई थी, इस बार भी लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि 300 पार होना है। तो क्या लग रहा है जो पिछली बार इतिहास था वो इतिहास दोहराएगा क्या? बिल्कुल दोहराएगा। देखिए, उस बार मोदी लहर थी, इस बार योगी लहर है। हिंदुत्व एजेंडे पर भारतीय जनता चुनाव लड़ती है और हिंदुत्व एजेंडे का जो सपना था, जिस तौर तरीके से इन्होंने हिंदुत्व एजेंडे को लेकर आगे आए, वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे वाराणसी का मंदिर हो, चाहे मथुरा का हो, हिंदुत्व का एजेंडा इनको काफी बेनिफिट दिया है। जी जी जी। आकांक्षा, आपसे भी मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि जैसे सर ने अभी राम मंदिर की बात कर दी धर्मेंद्र जी ने, तो क्या राम मंदिर एक अहम मुद्दा रहा है वोट देने के लिए? जी बिल्कुल रहा है, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से यही कहा गया है कि वो हिंदुत्व एजेंडे पे काम करती है, और हिंदुत्व एजेंडे की अगर या फिर यूं कहें कि राम मंदिर की वजह से अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है, ये भी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं उनके लिए राम मंदिर काफी है, ये 5 साल के कार्यकाल में बहुत ही अहम माना है। जाएगा। बिल्कुल। और उसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को देखते हैं, तो चाहे आप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला लो, बंगाल वाली दीदी आ रही है समर्थन करने, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के जो रुझान हमारे बीच में इस वक्त है, उसमें ये है कि अगर अखिलेश यादव अकेले चुनाव के मैदान में उतरते तो शायद उनको फायदा मिल पाता इस चीज का, और जो नाराजगी थी जनता की कहीं ना कहीं बीजेपी से, वो हट जाती और अखिलेश यादव के मत में वो शामिल हो जाता। धर्मेंद्र जी, आप काफी सहमति जता रहे थे इस बात में, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं कि देखिए, आस्था से जुड़ा जी धर्म जी, यानी हर धर्म के साथ आस्था से जुड़े कुछ न कुछ अपने आराध्य देव हैं, और राम मंदिर का सबसे बड़ा जो वर्षों से चली आ रही कहानी जी, वो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद साकार हुआ, यानी उनके सपनों को साकार किया जी। तो जो इस मुरादों को चाहते थे कि भैया राम मंदिर बन जाए, और राम मंदिर बनवाने वाली जो पार्टी आई उसकी वो समझ लो कि अब अस्थायी वोट हो गए। अब जो बढ़त हुई वो सरकार की योजनाओं से कुछ लोग बढ़े जी, तो वो अस्थायी वोट हिंदुत्व एजेंडे वाली जो सपने थे, जो हिंदुत्व एजेंडे पर चुनाव लड़ती थी बीजेपी, वो वोटर और कुछ अन्य पार्टियों के वोटर कट के भारतीय जनता पार्टी की सहमति में अपनी मतदान किए। कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बहुमत के तौर पे सरकार देखी जा रही है। तो क्या आप दोनों लोग ये बात कह रहे हैं कि 300 पार होना तय है? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि 300 पार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कहा इसी जा के सकता है। साथ बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसके साथ ही लगातार न्यूज चैनल्स पर भी रुझान दिखाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार पीछे ही नजर आ रहे हैं। जबकि भीड़ तो ऐसी थी कि जैसे लग रहा था कि इस बार कुछ पासा पलट सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ समय में पता चल जाएगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन राज करने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए माय भारत न्यूज।